देश एक तरफ गणेश चतुर्थी मना रहा था और दूसरी तरफ भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। 96 साल पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को छोड़कर भारत अब नई संसद में एंट्री ले चुका है। पहले दिन हमें बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिली, हंगामा भी खूब हुआ, लेकिन महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम लिया गया। वो है महिला आरक्षण बिल, जिसे मोदी सरकार ने नया नाम दिया है नारी शक्ति वंदन। अच्छा, अब महिला आरक्षण बिल ये है कि रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को संसद में 33%, लेकिन इसका असर जो है, जमीनी असर, वो 2029 से पहले देखने को नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस तो यही कह रही है, जब 2029 से पहले आपको रिजर्वेशन देना ही नहीं है तो मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुला के, माहौल बना के ये जो बिल है वो अभी पास क्यों कराया 2024 से पहले। तो ये तो आपकी राजनीति हुई। तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में हम समझेंगे 2029 तक क्यों फंसा है महिला बिल, इसका मैं आपको कारण बताऊंगी, और चुनावों में किसे फायदा होने वाला है। तो पहला पॉइंट ये रहने वाला है कि क्यों फंसा है ये महिला बिल। दूसरा है कि महिला बिल से 24 में किसे फायदा। तीसरा है कि कांग्रेस और बीजेपी के क्या आरोप हैं। चौथा है कि किस राज्य में कितनी सांसद महिलाएं हैं। और पांचवा है क्या है नारी शक्ति वंदन विधेयक। अच्छा, इसको कांग्रेस पिछले 27 साल से महिला आरक्षण बिल बोलती आई है। अब पहला है कि 2029 तक क्यों फंसा है महिला बिल। अच्छा, बीजेपी सरकार ये कह रही है कि जो कांग्रेस पिछले 27 सालों में नहीं कर पाई, वो बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने 2023 में कर दिखाया। और क्या कर दिखाया? महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण। मैं आपको बताऊं कि ये जो महिलाओं की लड़ाई है वो 1996 में शुरू हुई थी, जब देवगौड़ा की सरकार में पहली बार महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया था। फिर उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई, उसमें भी ये पास नहीं हो पाया। फिर वापस यूपीए की गवर्नमेंट आई, उसमें भी ये 2010 में राज्यसभा से पास हुआ, लेकिन 2014 तक जब इसको पास करवाने वाले थे लोकसभा में, तभी सरकार पलट गई और ये जो बिल है वो अपने आप गिर गया। आप याद कीजिए कि जब विशेष सत्र का ऐलान हुआ था तो कई अटकलें लगाई गई थी कि एक देश एक चुनाव लागू हो जाएगा, इंडिया को हटा के सिर्फ भारत ही देश का नाम हो जाएगा, यूसीसी भी लागू हो सकता है, लेकिन इसमें से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो विशेष सत्र बुलाया गया था वो महिला आरक्षण बिल के लिए बुलाया गया था। अच्छा, महिला आरक्षण बिल क्या है? इसमें यह है कि आपको 33% महिलाओं को देना होगा संसद में, लेकिन मोदी सरकार ने इस बिल में यह कहा है कि जब तक परिसीमन नहीं हो जाता, यानी डिलिमिटेशन, और जब तक जनगणना नहीं हो जाती, तब तक ये रिजर्वेशन दिया नहीं जाएगा या लागू नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि डिलिमिटेशन 2026 में होना है और 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस पे तो कांग्रेस यही कह रही है कि ये दोनों इतने लंबे प्रोसेस है, पता नहीं कब तक जाएं, तो आपको अभी 2024 में तो इसका असर दिखेगा नहीं। तो मोदी सरकार को अभी ही क्यों जरूरत थी इसको इतना बड़ा माहौल बना के और इसको अभी पास करने के लिए? तो ये महिलाओं को बेवकूफ बनाने की मोदी सरकार की चाल है। और मैं आपको ये बता दूं कि जिनको नहीं पता है कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन क्या होता है, तो बेसिकली देश की आबादी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड की जाती है, जिसमें आप जाके वोट देते हैं। अब इसमें ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें उस आधार पर डिसाइड की जाती है, लेकिन ये बहुत समय से हो नहीं पाया है भारत में, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की जंग है। साउथ वाले कहते हैं कि नॉर्थ की आबादी ज्यादा है तो इनको तो ज्यादा राज्यसभा और लोकसभा सीटें मिल जाएंगी। साउथ ये कहता है कि हम तो फैमिली प्लानिंग करें और नॉर्थ करे नहीं, तो इससे भेदभाव होता है। अब दूसरा है कि महिला बिल से 24 में किसे फायदा होगा। अब देखिए, 2024 में इस महिला बिल से नेशनल पार्टीज यानी बीजेपी और कांग्रेस को ही फायदा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो महिलाओं को मौके देती है या सीटें देती है वो बीजेपी और कांग्रेस ही देती है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इसमें थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रही हूँ, वो देखिए। 2019 के चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो देश भर में कुल 724 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस ने सबसे अधिक 54 महिलाओं को मैदान में उतारा। भाजपा दूसरे नंबर पर रही। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 11-11 महिलाएं जीतकर संसद पहुंची थी। बिहार के लोकसभा की 40 सीटें हैं, लेकिन वहां से 10% भी महिला सांसद मौजूदा लोकसभा में नहीं है। 17वीं लोकसभा में वहां से सिर्फ 3 महिला सांसद जीत कर आई थी। अब देखिए, देखा जाए तो बीजेपी सरकार के पास एक पॉइंट आ गया है बोलने के लिए कि जो कांग्रेस 27 सालों में नहीं कर पाई वो महिलाओं के लिए हमने किया है, यानी बीजेपी सरकार ने किया है। और वैसे भी ट्रिपल तलाक के बाद भी बीजेपी ने यही किया था कि हमने महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया। और ये भी बता दूं मैं आपको कि महिला जो वोटर्स हैं 2019 की अगर मैं बात करूं तो वो पुरुष से ज्यादा है, और अभी कई सालों से महिला वोटर्स बढ़ती आई है। तो बीजेपी
बीजेपी की ये पूरी स्ट्रैटेजी है महिला वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए। अब तीसरा है कि कांग्रेस और बीजेपी के आपस में वार पलटवार क्यों है, और मैं आपको एक एक पॉइंट जो है वो पढ़ के बताती हूँ। देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि जब 2029 में ही आपका ये जमीनी असर दिखेगा रिजर्वेशन का, तो आपने अभी माहौल क्यों बनाया, विशेष सत्र अभी क्यों बनाया। फिर कांग्रेस ये कह रही है कि जब 2024 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल रखा था तो 2019 के मैनिफेस्टो से क्यों हटा दिया। फिर ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप ओबीसी आरक्षण इसमें क्यों नहीं रख रहे हो, सिर्फ एससी और एसटी आरक्षण क्यों है, ओबीसी का क्या होगा। आपको बता दूं कि जो उमा भारती हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से ही आती है, उन्होंने भी ये कहा है कि जब तक ओबीसी को 50% आरक्षण नहीं मिल जाता है तब तक ये बिल अधूरा है। फिर ओवैसी ये कह रहे हैं कि ओबीसी के साथ साथ आप मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दो, उनको तुमने क्यों अलग कर रखा है। फिर सिब्बल ने ये कहा कि जब 2014 के मैनिफेस्टो में आपने ये बिल लाया तो इतने 9 साल क्यों इंतजार किया मोदी सरकार ने इसको पेश करने के लिए, जब 2024 से पहले ही इसको पेश क्यों किया, आपके पास 9 साल थे, आप तब कर लेते। अब आप ये देख लीजिए कि बीजेपी ने इसका पलटवार कैसे किया। तो बीजेपी ये कह रही है कि जब अटल सरकार ने कोशिश की थी महिला आरक्षण बिल को पास करने के लिए, तब ये क्यों नहीं पास हुआ, तब क्यों कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में जो अभी पूरा इंडिया गठबंधन बना हुआ है, इन्होंने क्यों विरोध किया। फिर ये कह रही है कि जब महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव रखा कांग्रेस ने, तब उसमें ओबीसी कोटा क्यों नहीं डाला, और अब जब मोदी सरकार लाई है तब उसमें ओबीसी कोटा मांग रही है, मतलब विरोध करना है। फिर यूपीए वालों ने ही कांग्रेस के खिलाफ इस बिल का विरोध किया था, जैसे समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी। मैं आपको बता दूं कि तब जब संसद में इस पर चर्चा हुई थी तो इन क्षेत्रीय पार्टियों ने तो बिल की कॉपी फाड़ दी थी और संसद से वॉकआउट कर लिया था। मोदी सरकार एक और आरोप लगा रही है कि जब 2010 में यूपीए सरकार ने इसको राज्यसभा से पास करा दिया था तो 2014 तक क्यों वेट किया लोकसभा में उसको रखने के लिए, और 2014 में तो सरकार पलट गई और अपने आप को विधेयक गिर गया। तो जब 2010 में ही राज्यसभा ने इसको पास कर दिया था तो आपके पास 4 साल थे, आप करवा देते, कांग्रेस करवा देती इसको पास। चौथा है कि किस राज्य में कितनी सांसद महिलाएं, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार किया। आप देख सकते हैं कि किस राज्य में अभी कितनी है, कुल सीटें कितनी हैं और आरक्षण लागू होने के बाद कितनी सीटें हो जाएंगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अभी लोकसभा और राज्यसभा में 14% विमेन हैं और ये बिल लागू होने के बाद और रिजर्वेशन मिलने के बाद ये 33% हो जाएगा, जो कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो अभी उसमें है 82 महिलाएं और इस बिल के लागू होने के बाद ये 181 हो जाएगा, जो कि महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस प्रक्रिया में बिहार की कुल 243 सीटों में से 81 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। एससी और एसटी आरक्षण भी मिला दूं तो कुल सीटों का करीब 50% है जो रिजर्व्ड रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, 134 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाएगी इस बिल के बाद, और यहाँ भी एससी और एसटी को मिला दूं तो 50% से ज्यादा सीटें रिजर्व रहेंगी। अब आप ये टेबल देख लीजिए कि किस विधानसभा में कितनी नारियां हैं और आरक्षण के बाद महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी। हमने शुरू किया है आंध्र प्रदेश से लेकर, और आप ये पूरा देखते जाइए, इसमें सारे राज्य हैं और ये पश्चिम बंगाल तक आ जाएंगे। पांचवा है कि आखिर क्या है नारी शक्ति वंदन विधेयक। अभी आपको पूरी वीडियो से इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये बिल क्या है। मैं आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसमें सदन में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व रहेंगी और ये लागू होने के बाद 15 साल तक वैलिड रहेगा। फिर 1996 में देवेगौड़ा सरकार के टाइम पे ये पेश किया गया था और 2010 तक इसकी जंग चली और 2010 में यूपीए सरकार ने इसे राज्यसभा में पास कराया, लेकिन ये बिल लोकसभा तक नहीं पहुंच पाया। लोग तो इस बिल के विरोध में भी कुछ बातें कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को इस तरह इतना आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और अगर सपोज किसी सीट से जो महिला के लिए रिजर्व्ड है और उसमें कोई पुरुष होनहार हुआ तो ये पुरुष के साथ भेदभाव होगा, तो ये महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि और कई बार देखा गया है, देखिए पंचायतों में महिला के लिए कोटा रिजर्व होता है, लेकिन उसमें होता क्या है कि महिलाओं तो घर पे बैठी रहती हैं और जो उनके पति और भाई हैं वो जाके सारा कामकाज संभालते हैं। तो यही डर है इन लोगों को कि अगर 33% रिजर्वेशन आपने दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे जो मर्द है वो अपनी महिलाओं को खड़ा कर देंगे और पीछे से जो पूरा रिमोट कंट्रोल है वो उनके पास रहेगा। खैर, अब आगे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।